उस शाम पहली बार राजीव के घर वालों से मिलकर अंजू को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई रवि और उसकी पत्नी सविता ने अंजू को बहुत मान सम्मान दिया था। उसकी माँ ने दसियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। वह राजीव के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। राजीव के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक सुंदर से पार्क में कुछ देर घूमने चले गए। अंजू का हाथ पकड़कर घूमते हुए राजीव अचानक मुस्कुराया और उत्साही स्वर में बोला, इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 2 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिदक जाता था, लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। अंजू ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उन सबके साथ निभा लोगी? राजीव भावुक को उठा। बड़े मजे से। तुमने उन्हें यह बता दिया है कि हम शादी करने जा रहे हैं? अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसा स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बस प्रेम के भाव को पढ़ लिया होगा। राजीव ने एक कर अंजू के हाथ को चूमा। वो एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद अंजू ने पूछा, हम शादी कब करें? क्या अब मुझसे दूरी नहीं रहा जाता? राजीव ने उसे छेड़ा। नहीं, अंजू ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल भी तुम्हें जी भरकर प्यार करने को तड़प रहा है जाने मन। कुछ दिन बाद माँ रवि और सविता महीने भर के लिए मामा जी के पास छुट्टियां मनाने कानपुर जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। राजीव का यह जवाब सुनकर अंजू खुश हो गई थी। पार्क के खुशनुमा माहौल में राजीव देर तक अपनी प्यार भरी बातों से अंजू के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल पहले विधवा हुई अंजू को इस पल उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। राजीव अंजू को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। अंजू की माँ आरती उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपनी भाभी दामाद को जबरदस्ती रोक लिया था। उस रात पलंग पर लेटकर अंजू देर तक राजीव और अपने बारे में सोचती रही। सिर्फ 2 महीने पहले चार्टर्ड बट का इंतजार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दिया था। उनके बीच होने वाला शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस से ऑफिस आने जाने लगे। राजीव की आंखों में अपने प्रति चाहत के बढ़ते भावों को देखना अंजू को अच्छा लगता था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में राजीव को ज़्यादा समय नहीं लगा। रोज रोज उम्र बढ़ती जाती है और अगले महीने मैं 33 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर ज़्यादा हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता न स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और न ही उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है। राजीव के मुंह से एक दिन निकले इस शब्द को सुनकर अंजू के मन ने यह अंदाज़ा लगा लिया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने में दिलचस्पी रखता था। उस दिन के बाद से अंजू ने राजीव को अपने दिल के निकट आने के ज़्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वह उस दिन के साथ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी चाय पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उस के घर वालों से मिलकर अंजू के मन ने बहुत राहत और खुशी महसूस की थी। शादी हो जाने के बाद उन सीधे साधे खुश मिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वह उस रात राजीव के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती काफ़ी देर से सोई थी। अगले दिन रविवार को राजीव के पहले उसे बढ़िया होटल में लंच कराया और फिर खुशखबरी सुनाई, कल मैं एक फ्लैट बुक कराने जा रहा हूँ। शादी के बाद हम बहुत जल्दी ही अपने फ्लैट में रहने चले जाएंगे। यह तो बढ़िया खबर है। कितने कमरों वाला फ्लैट ले रही हो? अंजू खुश हो गई थी।
3 कमरों का। अभी मैं 5 लाख रुपए पेशगी बतौर जमा कर दूंगा, लेकिन बाद में उसकी किस्तें हम दोनों को मिलकर देनी पड़ेगी। माय डियर। नो प्रॉब्लम सर। मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं डियर, अपने सारे शेयर आदि बेचकर मैंने 5 लाख रकम जमा कर ली है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जब फ्लैट को सजारने संवारने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इसी वक्त सोच कर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी। हल्का आसमानी रंग मुझे अच्छा लगता है, गुलाबी नहीं। और ड्राइंग रूम में 3 दीवारें तो एक रंग की और चौथी अलग रंग की रखेंगे। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वह फ्लैट दिखाने ले चलूँगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। फ्लैट देख लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं और ज़्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे कार भी आ जाएगी, आखिर यह दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। अंजू की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपनी भावी घर को लेकर देर तक चर्चा चली थी। अगले शुक्रवार को रवि, सविता और माँ महीने भर के लिए राजीव के मामा के यहाँ कानपुर चले गए। अंजू को छेड़ने के लिए राजीव को नया मसाला मिल गया था। मौज मस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद न मिले। स्वीट हार्ट, तुम्हें मंजूर हो तो खाली घर में शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं। उसे घर चलने की दावत देते हुए राजीव की आंखें नशीली हो उठी थी। शट अप, अंजू ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ न जाने मन। राजीव उत्तेजित अंदाज में उसके हाथ को बराबर चूमने लगा। तुम जोर दोगे तो मैं मान ही जाऊंगी, पर हनीमून का मजा खराब हो जाएगा। थोड़ा सब्र और कर लो डार्लिंग। अंजू के समझाने पर राजीव सब्र तो कर लेता है, पर अगली मुलाकात में वह फिर से उसे छेड़ने से नहीं चूकता। वह उसे कैसे कैसे प्यार करेगा। राजीव के मुंह से इसका विवरण सुन अंजू का तन बदन अजीब सी नशीली गुदगुदी से भर जाता। राजीव की ये रसीली बातें उसकी रातों को उत्तेजना भरी बेचैनी से भर जाती। अपने अच्छे व्यवहार और दिलकश बातों से राजीव ने उसे अपने प्यार में पागल सा बना दिया था। वह अपने को अब बदकिस्मत विधवा नहीं बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानने लगी थी। राजीव से मिलने वाली प्रशंसा व प्यार ने उसका कद अपनी ही नज़रों में बहुत ऊंचा कर दिया था। भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन फौरन करना होगा। रवि ने रविवार की रात को जब यह खबर राजीव को फ़ोन पर दी तो उस समय अंजू के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर राजीव एकदम से सुस्त पड़ गया। फिर जब उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो अंजू व आरती बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो उठी। मुझे जल्दी कानपुर जाना होगा अंजू, पर मेरे पास इस वक्त 2 लाख का इंतजाम नहीं है। सुबह बिल्डर से पेशगी दिए गए पैसे 5 लाख रुपए वापस लेने की कोशिश करता हूँ। वह नहीं माना तो माने तुम्हारे लिए जो जेवर रखे हुए हैं उन्हें किसी के पास गिरवी। बेकार की बात मत करो, मुझे पराया क्यों समझ रहे हो। अंजू ने हाथ से उसका मुंह बंद कर आगे नहीं बोलने दिया। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दोगी। राजीव विस्मय से भर उठा। क्या तुम्हारा मुझसे झगड़ा करने का दिल कर रहा है। नहीं, लेकिन फिर बेकार के सवाल पूछकर मेरा दिल मत दुखाओ। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगी। जब मैं तुम्हारी हो गई हूँ तो क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया। अंजू की इस दलील को सुन राजीव ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी आंखों से अब धन्यवाद दर्शाने वाले आंसू बह निकले। अपने प्रेमी के आंसू पोंछती अंजू खुद भी आंसू बहाने जा रही थी, लेकिन उस रात अंजू की आंखों से नींद गायब हो गई। उसने राजीव को 2 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। राजीव से अभी मेरी शादी नहीं हुई है, क्या उस पर विश्वास करके इसे इतनी बड़ी रकम देना ठीक रहेगा।
इस सवाल का जवाब हाँ में देने से उसका मन कतर रहा था। राजीव के साथ मैं घर बसाने के सपने देख रही हूँ। उसके प्यार ने मेरे रेगिस्तान जैसी जिंदगी में खुशियों के अनगिनत फूल खिलाए। क्या उस पर विश्वास करके उसे 2 लाख रुपए दे दूं? इस सवाल का जवाब न में देते हुए उसका मन अजीब सी उदासी और अपराध बोध से भी भर उठता। देर रात तक करवटें बदलने के बावजूद वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी थी। अगले दिन ऑफिस में 11 बजे के करीब उसके पास राजीव का फोन आया। रुपयों का इंतजाम कब तक हो जाएगा? अंजू, मैं जल्दी से जल्दी कानपुर पहुंचना चाहता हूं। राजीव की आवाज़ में चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैं लंच के बाद बैंक जाऊंगी, फिर वहां से तुम्हें फ़ोन करूंगी। चाह कर भी अंजू अपनी आवाज़ में किसी तरह का उत्साह पैदा नहीं कर सकी। प्लीज़, अगर काम जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा, मैं देखती हूँ। ऐसा जवाब देते हुए उसका मन कर रहा था कि वह रुपए देने के अपने वादे से मुकर जाए। लंच के बाद वह बैंक गई थी। 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करने में उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सिर्फ एक एफडी उसे तुड़वानी थी, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन का शिकार बना हुआ था। तभी उसने राजीव का फ़ोन नहीं किया। शाम को जब राजीव का फ़ोन आया तो उसने झूठ बोल दिया, अभी 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा। राजीव, डॉक्टर बहुत जल्दी ऑपरेशन करवाने पर जोर दे रहा है। तुम बैंक के मैनेजर से मिली थी? माँ को किस अस्पताल में भर्ती कराया है? अंजू ने उसके सवाल का जवाब न देकर विषय बदल दिया। दिल के ऑपरेशन के मामले में शहर के सबसे नामी अस्पताल में। राजीव ने अस्पताल का नाम बता दिया। अपनी माँ से जुड़ी बहुत सी बातें करते हुए राजीव काफ़ी भावुक हो गया था। अंजू के साफ महसूस किया इस वक्त राजीव की बातें उसके मन को खास प्रभावित करने में सफल नहीं हो रही थी। उसे साथ ही साथ यह भी याद आ रहा था कि पिछले दिन माँ के प्रति चिंतित राजीव के आंसू पोंछते हुए उसने खुद भी आंसू बहाए थे। अगली सुबह 11 बजे के करीब राजीव ने अंजू से फ़ोन पर बात करनी चाहिए तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। परेशान होकर वह लंच के समय उसके फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लटका मिला। अंजू शायद रुपए नहीं देना चाहती थी। यह ख्याल अचानक उसके मन में पैदा हुआ और उसका पूरा शरीर अजीब सी डर व घबराहट का शिकार बन गया। रुपयों का इंतजाम करने की नए सिरे से पैदा हुई चिंता ने उसके हाथ पैर फुला दिए। उसने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के पास फ़ोन करना शुरू किया। सिर्फ एक दोस्त ने 10 से 15 हज़ार की रकम फौरन देने का वादा किया। बाकी सब ने अपनी असमर्थता जताई या थोड़े दिन बाद कुछ रुपए का इंतजाम करने की बात कही। यह फ्लैट की बुकिंग के लिए दी गई पेशगी रकम वापस लेने के लिए बिल्डर से मिलने गया, पर वह कुछ दिन के लिए मुंबई गया हुआ था। शाम होने तक राजीव को एहसास हो गया कि वो 2-3 दिन में भी 2 लाख रकम जमा नहीं कर पाएगा। हर तरफ से निराश हो चुका उसका मन अंजू को धोखेबाज बताते हुए उसके प्रति गहरी शिकायत व नाराजगी से भरता चला गया था। तभी उसके पास कानपुर से रवि का फ़ोन आया। उसने राजीव को प्रसन्न स्वर में बताया, भाई रुपए पहुंच गए हैं। अंजू जी का यह एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अंजू कानपुर कब पहुंची? अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए राजीव ने सवाल किया। शाम को आ गई थी, मैं उसे एयरपोर्ट से ले आया था। रुपए जमा हो गए हैं। वह ड्राफ्ट लाई है, उसे कल जमा करवा देंगे जब माँ का ऑपरेशन हो सकेगा और वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तुम कब आ रहे हो? मैं रात की गाड़ी पकड़ता हूँ। ठीक है। अंजू कहाँ है? मामा जी के साथ घर गई है, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर राजीव ने फ़ोन काट दिया था। उसने अंजू से बात करने की कोशिश की पर उसका फ़ोन अभी भी बंद था। फिर वह स्टेशन पहुंचने की तैयारी में लग गया। उसे बिना कुछ बताए अंजू 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट लेकर अकेली कानपुर क्यों चली गई? इस सवाल का कोई
माकूब जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। उसका दिल अंजू के प्रति आभार तो महसूस कर रहा था, पर मन का एक हिस्सा उसके इस कदम का कारण न समझा पाने से बेचैन और परेशान भी था। अगले दिन अंजू से उसकी मुलाकात मामा जी के घर में हुई। जब आसपास कोई नहीं था तब राजीव ने उससे आहत भाव से पूछ ही लिया, मुझ पर क्यों विश्वास नहीं कर सकी तुम अंजू? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं माँ की बीमारी के बारे में झूठ भी बोल सकता हूँ? रुपए तुमने मेरे हाथों इसलिए नहीं भिजवाया ना? अंजू उसका हाथ पकड़कर भावुक स्वर में बोली, राजे तुम मुझ विधवा के मनोभावों को सहानुभूति के साथ समझाने की कोशिश करना प्लीज़। तुम्हारे लिए यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में सुरक्षा और शांति का एहसास मेरी जमा पूंजी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे प्यार में पागल मेरा दिल तुम्हें 2 लाख रुपए देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया था, लेकिन मेरा हिसाबी किताब मन तुम पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैंने दोनों की सुनी और रुपए लेकर खुद यहाँ चली आई। मैंने ऐसा करने से तुम्हें ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी। तुम्हारे दिल को भी चोट पहुँचाने के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम्हारे मन में चली उथल पुथल को मैं अब समझ सकता हूँ। तुमने जो किया उससे तुम्हारी मानसिकता परिपक्व व समझदारी झलकती है। अपनी गांठ का पैसा ही कठिन समय में काम आता है। हमारे जैसे सीमित आय वालों को ऊपरी चमक दमक वाली दिखावे की चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। ये बातें मेरी समझ में आ रही है। अपने अहंकार को बीच में लाकर मेरा तुम पर नाराज होना बिल्कुल गलत है। तुम तो मेरे लिए दोस्तों व रिश्तेदारों से ज़्यादा विश्वसनीय साबित हुई हो। माँ के इलाज में मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया। एक दूसरों की आंखों में अपने लिए नजर आ रहे प्यार व चाहत के भावों को देखकर उन दोनों के दिल में आपसी विश्वास की जड़ों को बहुत गहरी मजबूती मिल गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।